हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गिटहब के बारे में। गिटहब क्या है, इसे क्यों यूज़ किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किन कंपनीज के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंटेशन एक लिखी है स्पेशली आप लोगों के लिए, और ये लिंक आपको यूट्यूब की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पे रीच कर सकते हैं। देन इसको रीड करें प्रॉपर, हम भी इसी को फॉलो करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारा गिटहब का इंट्रोडक्शन आ जाता है। गिटहब क्या है बेसिकली? गिटहब एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेवलपर्स अपने कोड को स्टोर, मैनेज और कोलैबोरेट करते हैं। ये बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो गिट के ऊपर बना हुआ है। गिटहब की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चेंजेस को मैनेज कर सकते हैं और दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वाई डू वी यूज़ गिटहब? गिटहब यूज़ करने के कई फायदे हैं, जैसे कि पहला आपका आ जाता है वर्जन कंट्रोल। आप अपने कोड के हर वर्जन को ट्रैक कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, आप मल्टीपल डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। बैकअप, आपका कोड सेफ और सिक्योर रहता है। कम्युनिटी, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं और अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। तो दो टाइप्स होती हैं आपके पास जब आप अपना रिपोजिटरी बना के प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। तो जो आपका पब्लिक होता है उसको बाकी के जो कम्युनिटी के और भी डेवलपर्स हैं और भी लोग हैं उसको अपनी डेली लाइफ के लिए उसको इजीली यूज कर सकते हैं। अब गिटहब को बनाया कौन सी कंपनी ने, इसको कौन सी कंपनी ऑन करती है? गिटहब को माइक्रोसॉफ्ट ऑन करती है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने 2018 में एक्वायर किया था। इसके अलावा When was GitHub released? GitHub रिलीज कब हुई? GitHub को 2008 में लॉन्च किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि why developers use GitHub? डेवलपर्स GitHub को क्यों यूज करते हैं? डेवलपर्स GitHub इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये उनको अपने प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली मैनेज करने में हेल्प करता है। ये कोलैबोरेशन और वर्जन कंट्रोल के लिए एक बेस्ट टूल है। हर डेवलपर को अपने काम को ऑर्गेनाइज रखने के लिए और दूसरे डेवलपर्स के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पर काम करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब गिटहब की कमांड्स होती हैं, तो इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। पहले हम देखते हैं कि गिटहब पे हमने अकाउंट किस तरह से बनाना। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था जो कंप्लीट हो गया। देन हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने ब्राउज़र पर आने के बाद github.com पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप साइन इन करेंगे, अदरवाइज आप साइन अप पर क्लिक कर दें और ये यहाँ पे इस तरह से आपका वेलकम कर देगा। इसके बाद आपको अपनी ईमेल बतानी है। इसे आप जिस भी ईमेल पर अकाउंट बनाना चाहते हैं उस ईमेल को एंटर करें, देन कंटिन्यू, और इसके बाद आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद उसके बाद मुझसे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम रख देता हूँ टेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर हम यहाँ पे कर देते हैं बग्स फिक्सर। देन मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। वेरिफिकेशन के लिए ये मुझे मेरी ईमेल पर वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। अब ये मुझे दोबारा साइन इन के पेज पर ले आया। अब जो मैंने अकाउंट बनाया है सेम उसी यूज़र नेम से और ईमेल से मैं यहाँ पे इजीली लॉग इन कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दूंगा। देन मैंने क्लिक कर दिया साइन इन पे, और अब ये मुझसे पूछेगा कि आपकी कंपनी में कितने टीम मेंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ जस्ट मी रखूँगा, कंटिन्यू कर दूंगा। देन इसके बाद आपने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस, फीचर्स के ऑप्शंस हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेता हूँ, टीम एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, कम्युनिटी कर लेता हूँ, सिक्योरिटी, कोलैबोरेटिव कोडिंग एंड कंटिन्यू। देन उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू फॉर फ्री। अब हम आ चुके हैं अपने मेन डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद मैं यहाँ से प्रोफाइल पर चले जाऊंगा। देन ये हमारी एक प्रोफाइल बन चुकी है। देन इतना करने के बाद अब हमें डाउनलोड करना है गिट बैश को। तो यहाँ पर सिंपल न्यू टैब में आने के बाद आपने लिखना है गिट बैश डाउनलोड। देन आपने ये फर्स्ट वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ से हमने विंडोज सेलेक्ट कर लेना है। देन 64 बिट है तो फिर आप ये वाला इंस्टॉल कर लें, अदरवाइज 32 वाले इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड्स फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने सेव कर दिया। अब ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। उसको प्रॉपर इंस्टॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन आने लग जाएगा, गिट GUI हेयर, गिट बैश हेयर। अब स्क्रीन पर एक फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम मैं रखता हूँ प्रोजेक्ट, और इस फोल्डर को मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगा। इसकी डाउनलोडिंग को रोक देंगे बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ ऐसा। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में आने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ index.html। देन मैं अलग फाइल बनाता हूँ styles.css और एक मैं बनाता हूँ script
JS। index.html में हम बेसिक अपना पहले तो इंटरप्रेटर सेट करते हैं, देन यहाँ पे हमने ब्लॉक कोड ले लेना है अपना डिफॉल्ट, और इसका मैं टाइटल दे दूंगा प्रोजेक्ट, या एक h1 दे देंगे, वेलकम गेटअप, दैट्स इट। और यहाँ पे मैं लिंक करवा दूंगा अपनी CSS को, और यहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट को लिंक करवा दूंगा। स्टाइल्स में आने के बाद मैं यहाँ पे एक बेसिक स्टाइलिंग अप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो CSS और स्क्रिप्ट की फाइल है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो इसे मैं पैडिंग 20 px, बॉर्डर रेडियस 6 px, बैकग्राउंड कलर एंड कलर इज वाइट, दैट्स इट। ये स्टाइल हमने अप्लाई कर दिया है। स्क्रिप्ट में आएंगे और मैं कहूँगा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और इसमें हमारा आ जाएगा h1 डॉट इनर HTML हेलो वर्ल्ड। इस फाइल का कॉपी पाथ करते हैं, देन देख लेते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट प्रॉपर रन हो रहा है या नहीं। तो ये कुछ इस तरह से हमारा जो प्रोजेक्ट है उस पे हमारी जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हो रही है, देन यहाँ पे हमारी CSS भी अप्लाई हो रही है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने गिटहब पर रिपोजिटरी किस तरह से बनानी है। तो बेसिकली आप जाएंगे अपने इस प्रोफाइल पे, देन उसके बाद आपने यहाँ से जाना है योर रिपोजिटरीज पर। योर रिपोजिटरीज पर जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बता रहा है कि आपने अभी तक किसी किस्म की कोई पब्लिक या प्राइवेट रिपोजिटरी नहीं बनाई हुई। तो मैं यहाँ से इसको न्यू पे क्लिक करूंगा, देन उसके बाद सिंपल मुझे यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी का नाम बताना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सिंपल HTML प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन। तो यहाँ पर सिंपल से मैंने डिस्क्रिप्शन रख दी है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा कि मेरी जो रिपोजिटरी है वो पब्लिक रहेगी या प्राइवेट रहेगी। तो अगर आपका कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट है जो कि आपका कोई कंपनी से रिलेटेड कोई ऐसा एसेट है जो कि आप नहीं शेयर करना चाह रहे किसी के साथ, तो आप इसको प्राइवेट रखेंगे, अदरवाइज इसको आप पब्लिक रखेंगे। पब्लिक रखने से ऐसा होगा कि हर किस्म का बंदा, हर डेवलपर आके आपकी रिपोजिटरी का कोड डाउनलोड भी कर सकेगा और उसे यूज भी कर सकेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे अभी के लिए प्राइवेट रखते हैं। देन यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप रीडमी फाइल ऐड करना चाहते हैं। तो जो रीडमी फाइल होती है वो बेसिकली डेवलपर्स को समझाने के लिए होती है कि इस प्रोजेक्ट में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हुई है या हम किस चीज पर काम कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हर चीज की डिटेल हम रीडमी फाइल में बताते हैं ताकि जिसको भी ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाए या किसी भी डेवलपर के पास ये प्रोजेक्ट हमारा जाए तो वो रीडमी फाइल पढ़कर समझ जाए कि इसमें क्या क्या अपडेट्स हैं और किस टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। तो मैं अभी के लिए इसको चेक कर देता हूँ। देन ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको गेट इग्नोर फाइल ऐड करनी है। सो गेट इग्नोर फाइल क्या काम करती है, हमारा अपलोडिंग के लिए डॉट गेट इग्नोर क्यों बनाई जाती है। डॉट गेट इग्नोर फाइल को यूज करते हैं ताकि अननेसेसरी फाइल्स और फोल्डर्स को रिपोजिटरी में अपलोड ना किया जाए। ये फाइल बताती है कि किन फाइल्स को इग्नोर करना है। जैसे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम देखें गेट इग्नोर के बारे में, तो ये रहा हमारा टॉपिक। अब पाइथन में कौन कौन सी फाइल्स अगर हम इनको अपलोड करते हैं तो ये एरर देंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि गेट इग्नोर बनाते हैं और उसमें इन सभी फाइल्स को ऐड कर देते हैं ताकि इन फाइल्स को अपलोड करते वक्त जो गिट है वो इग्नोर कर देगा, बाकी सारे प्रोजेक्ट को अपलोड कर देगा। तो इसी तरह से हर लैंग्वेज के हिसाब से जो जो फाइल्स हैं जिनको इग्नोर करना है वो सब यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। अभी हम अगले स्टेप पे जाते हैं। तो बेसिक एक गिट इग्नोर का ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, आपको पता चल गया है कि गिट इग्नोर किस लिए यूज की जाती है। देन उसके बाद सिंपल हमने क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देना। तो मैंने यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम चेंज कर दिया है क्योंकि उस नाम से हम बना नहीं पा रहे थे। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्पी और कॉशियस करके नाम दे दिया। देन मैं यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो इसके बाद हमारी रिपोजिटरी कुछ इस तरह से बन के हमें दिख जाएगी, जिसमें भी सिर्फ हमारी readme.md फाइल है, ठीक है। और ये जो हमारी रिपोजिटरी है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ आ गया, देन इसका नेम यहाँ पे आ गया। लेकिन अभी तक यहाँ पे हमारे फोल्डर से रिलेटेड कोई भी फाइल्स वहां पर अपलोड नहीं हुई। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है कि किसी भी किस्म की कोई फाइल अभी तक वहां अपलोड नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे कि इसको भी मिनिमाइज कर देंगे, देन इसको भी मिनिमाइज कर देंगे, इसको भी, और हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे किस तरह से हमें रिपोजिटरी को अपलोड करना है। अब जैसे ये जो कमांड्स यहाँ बताई हुई है गेट कमांड्स, अब इसमें हमारी पहली कमांड होती है गेट इनर। तो इसको हमने कैसे यूज करना है, जो हमारा फोल्डर है जिसे हम अपलोड करना चाहते हैं उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, देन उसको हम गेट बैश शेयर करके ओपन कर लेंगे। अब जब हम यहाँ गेट बैश को ओपन करते हैं तो देन हमें यहाँ पे अपना यूजर नेम और ईमेल रजिस्टर करना होता है, जिसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं गेट कॉन्फिग -global user डॉट नेम एंड डबल कोट्स के अंदर हम अपना यूजर नेम ऐड कर देंगे। तो हमारा जो यूजर नेम है वो बग्स फिक्सर है। देन मैं एंटर कर दूंगा। दोबारा से सेम काम करेंगे बट नेम की जगह पे हम रखेंगे ईमेल, और जो हमारी ईमेल है वो हम यूज कर लेंगे यहाँ पे
जो हमने अकाउंट बनाते वक्त यहाँ पे साइन इन की थी या लॉग इन की थी, सेम वही ईमेल। उसके बाद सिंपल हम एंटर करेंगे। देन इसको क्लियर करने के लिए आपको यहाँ पे CLEAR लिखना होता है, तो आपका जो बैश है वो क्लियर हो जाता है। देन हम डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे गेट इनिट की कमांड है। अब यहाँ पे हम गेट इनिट लिख के जैसे ही इंटर करते हैं तो यहाँ लिखा आ जाता है कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गेट रिपोजिटरी। अब इसका क्या मकसद है और क्यों इसे हमने इस तरह से किया। गेट इनिट जो कमांड है ये गेट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करती है। इसका मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को गिट के थ्रू मैनेज करना शुरू कर रहे हैं। इसके बाद अभी तक हमने किसी किस्म का कोई फोल्डर अपलोड नहीं किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ऐड स्पेस एंड फुल स्टॉप। ये कमांड सारे नए या मॉडिफाइड फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में ऐड करने का काम करता है। इसका मतलब आप गेट को बताते हैं कि इन फाइल्स को ट्रैक करो। इसके बाद सिंपल एंटर कर देंगे हम, और जैसे हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे पहले जब हम गेट इनिशियलाइज कर देते हैं तो यहाँ पर यू लिखा हो रहा था, जिसका मतलब होता है अनट्रैक्ड फाइल्स, यानी कि अभी तक गिटहब को नहीं पता कि ये क्या फाइल्स है। जब हम गेट ऐड एंड डॉट लिखते हैं, यानी कि डॉट का मतलब यहाँ पे ऑल है, तो इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सभी कहाँ अपलोड हो जाएंगी, हमारे स्टेजिंग एरिया में। देन उसके बाद हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में ए लिख के आ जाएगा, जिसका मतलब होता है ऐड। अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करूंगा तो यहाँ पर एम लिखा आ जाएगा, दैट मीन्स मॉडिफाइड। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या है। अब हमने फाइल्स तो ऐड कर दी, अब हमने यहाँ लिखना है गेट कमिट। तो हमें हर चेंजिंग के बाद फाइल्स को ऐड करना होता है और कमिट करना होता है। तो कमिट एज अ मैसेज होता है यहाँ पे, जिसमें हम बताते हैं कि हमने क्या चेंजेस की है शॉर्ट वे में। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए बताता हूँ कि ये हमारा इनिशियल कमिट है, ठीक है। देन मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि डिटेल आ रही है, बता रहे 3 फाइल्स चेंज्ड। देन index.html है, सेकंड हमारी script.js है, और फिर हमारी styles.css है। ये कमांड स्टेज्ड फाइल्स को कमिट करता है और एक मैसेज इनिशियल कमिट के साथ सेव करता है। कमिट का मतलब है आपने अपनी चेंजेस को सेव कर लिया। देन अभी तक हम अगर यहाँ अपने गिटहब पे आकर रिफ्रेश करें तो हमें किसी किस्म का कोई फोल्डर या फाइल नजर नहीं आ रही, बिकॉज अभी तक हमने उस यूआरएल पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे गिट रिमोट, सभी फाइल्स को हमारी रिपोजिटरी पर अपलोड करने के लिए, ऐड ओरिजिन। देन उसके बाद हमारी रिपोजिटरी का यूआरएल, यानी कि ये वाला यूआरएल आ जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, https://github.com/ उसके बाद आपका यूजर नेम आ जाता है। देन मैं यहाँ पे यूजर नेम ऐड कर दूंगा, उसके बाद हमारा रिपोजिटरी का नाम आ जाता है क्रिस्पी। देन इसके बाद हमने सिर्फ यहाँ पे .git लगा के इंटर करना होता है। ये कमांड आपकी लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी जो कि आपने अपनी गिटहब पे बनाई है उसके साथ लिंक करता है। देन इसके बाद अभी हमने सिर्फ उसके साथ लिंक किया है अपनी रिपोजिटरी के साथ, अभी हमने अपना कोई भी डेटा, कोई भी फाइल्स वहां पर पुश नहीं की। देन मैं अपने इस सारे डेटा को पुश करना चाहता हूँ मेरी रिपोजिटरी पे, तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा git push -u origin, देन मेरी ब्रांच का नेम। अब ये कमांड लोकल कमिट्स को रिमोट रिपोजिटरी पे पुश करती है, -u ऑप्शन के साथ ओरिजिन और मास्टर ब्रांच को डिफॉल्ट बना देता है ताकि आगे से पुश कमांड सिंप्लीफाइड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा गेट पुश -u ओरिजिन मास्टर। देन मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस किया। फिर इसने मुझसे पूछा कि आप अपने ब्राउजर से लॉग्ड इन नहीं है आई थिंक, तो मैं इसको कहता हूँ कि मैं साइन इन विद अ कोड करना चाहूँगा। विजिट द यूआरएल बिलो, साइन इन एंड एंटर द फॉलोइंग डिवाइस टू कंटिन्यू। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद मैं डिवाइस ऑथेंटिकेशन के थ्रू इस पर जाना चाहूँगा। देन मैंने इस लिंक पर क्लिक किया तो मैं इस पेज पर आ गया। देन ये मुझे कह रहा है कि जो टोकन आपको डिस्प्ले हो रहा है उसे यहाँ पे पेस्ट कर दे। मैं यहाँ पे उसे पेस्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कुछ रिपोजिटरीज के हवाले से मुझसे डिटेल्स पूछ रहा है, तो मैं इसे सिंपल ऑथराइज कर दूंगा। तो अब हमारी जितनी भी ऑथेंटिकेशन थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनली हमारे स्पेसिफिक इस रिपोजिटरी पे अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आकर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो होपफुली मुझे यहाँ पे मेरी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ से मास्टर पे जाता हूँ, बिकॉज हमने मास्टर ब्रांच पे सब अपलोड किया है, तो मास्टर ब्रांच पे मुझे
ये मेरे फोल्डर की जो फाइल्स थी index.html, script.js, वो सभी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ब्रांचेस का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं ब्रांचेस के बारे में आपको समझाना चाहूँ तो हम यहाँ से अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे पहले। सो डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद मैं उसको पहले डार्क थीम में करता हूँ, देन उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ब्रांचेस किस तरह से काम करती हैं। व्हाट आर ब्रांचेस, ठीक है। गेट ब्रांचेस एक तरह का फीचर है जो आपको अपने कोड बेस को अलग अलग वर्जन्स में मैनेज करने की सहूलत देती है। इसका मतलब है कि आप अपने कोड को बिना डिस्टर्ब किए नए फीचर्स या अपडेट्स पर काम कर सकते हैं। हर ब्रांच एक अलग डेवलपमेंट लाइन रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि हमारी यहाँ पे जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है मेन। तो हमने जितना भी डेटा अपलोड किया यहाँ गेट से वो हमने किया मास्टर ब्रांच पे। तो यहाँ पे आके ड्रॉप डाउन पे हमें हमारी मास्टर ब्रांच दिख जाएगी। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर, देन हमारी फाइल्स, जो भी हमारा डेटा होगा यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा उसी रिपोजिटरी में जिस रिपोजिटरी को हमने अभी बनाया था। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रांचेस? ब्रांचेस का मकसद ये होता है कि आप अलग अलग फीचर्स, बग्स या एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर सकते हैं बिना मेन कोड को इफेक्ट किए। जब आपका नया फीचर या अपडेट रेडी होता है तो आप उस ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारा ऑप्शन व्हाई डू वी यूज ब्रांचेस। ब्रांचेस क्यों यूज करते हैं? ब्रांचेस यूज करने के कई फायदे हैं। फर्स्ट, आइसोलेशन, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अलग अलग फीचर्स या बग्स को आइसोलेट करके फिक्स कर सकते हैं। कोलैबोरेशन, मल्टीपल डेवलपर्स के साथ डिफरेंट ब्रांचेस पर काम कर सकते हैं बिना इंटरफेरेंस के। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेरिमेंटेशन, नए आइडियाज और फीचर्स को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बिना मेन कोड को खराब किया। फिर हमारा आ जाता है वर्जन कंट्रोल, इसमें लिखा है कि हर ब्रांच एक स्पेसिफिक वर्जन या फीचर को रिप्रेजेंट करती है। अब हाउ टू क्रिएट ब्रांच, अगर आप अलग से कोई ब्रांच बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, तो इसमें स्टेप 1 बताया गया है कि गिट बैश ओपन करें और रिपोजिटरी के डायरेक्टरी में नेविगेट करें। यानी कि आप सिंपल क्या करेंगे, अपना जो आपका फोल्डर है उस पर राइट क्लिक करके आप करेंगे गिट बैश हियर, देन ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने अटेम्प्ट कर लिया है। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, इसे बता रहा है कि क्रिएट अ न्यू ब्रांच क्रिएट करने के लिए कमांड रन करें। और वो कमांड क्या है, गेट ब्रांच और फिर आपकी ब्रांच का नेम। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक ब्रांच बनाता हूँ, गेट ब्रांच, और मैं ऑफिस के नाम से एक ब्रांच बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इस पे क्लिक किया, अभी मेरी ब्रांच तो बन चुकी है बट यहाँ पे जो सिलेक्टेड है वो तो मास्टर है। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं आगे देख लेता हूँ। स्टेप 3 में मुझे यह बता रहा है कि उस ब्रांच पर स्विच करने के लिए कमांड रन करें गेट चेकआउट ब्रांच और फिर आपकी ब्रांच का नेम। यानी कि अब मुझे यहाँ पे रन करना होगा गेट चेकआउट, देन उसके बाद हमारी जो भी ब्रांच हमने ऊपर नाम क्या रखा था, ऑफिस रखा था, तो मैं यहाँ पे ऑफिस कर दूंगा। तो ये मुझे कह रहा है स्विच टू ब्रांच ऑफिस, यानी कि अब ये मेरी ऑफिस ब्रांच यहाँ पे सेलेक्ट हो गई है। अब मैं जो कुछ भी अपलोड करूंगा या जो भी मॉडिफिकेशन करूंगा मैं, तो वो हमारी कहाँ अपलोड हो जाएगी, हमारे ऑफिस ब्रांच में। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आ जाना चाहिए हमें। तो अभी के लिए यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक हम किसी भी फोल्डर को चेंजेस करके अपडेट नहीं करते, उसको ऐड नहीं करते और उसमें कमिट नहीं करेंगे, तो तब तक हमारी वो ब्रांच यहाँ पे नहीं दिखेगी। ठीक है, तो ब्रांचेस के बारे में और भी आगे क्वेश्चंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ टू लिस्ट एंड स्विच ब्रांचेस। तो हमने स्विच करके भी देख लिया, ब्रांच को बना के भी देख लिया। तो यहाँ ये बता रहा है कि लिस्ट ब्रांचेस, सब ब्रांचेस देखने के लिए कमांड रन करें। ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, गेट ब्रांच लिखने से हमें हमारी सभी ब्रांचेस के बारे में डिटेल पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट ब्रांच, देन यहाँ पे हमारी एक मास्टर ब्रांच है और एक ऑफिस ब्रांच है जिसपे भी हम सिलेक्टेड है। ठीक है, यानी कि ग्रीन कलर में आ रहा है, दैट मीन्स के हम अभी इस ब्रांच को एक्टिवेट किए हुए हैं, इस पर हम स्विच किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्टेप 2 में बता रहा है मर्ज कमांड रन करें गेट मर्ज। अगर आप ब्रांचेस को मर्ज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑफिस और मेन और आपकी जो मास्टर है वो सब एक हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट मर्ज और फिर आपकी ब्रांच का नेम आ जाएगा। ठीक है, देन स्टेप 3, इसमें क्या लिखा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो उन्हें रिजॉल्व करें और फिर चेंजेस को कमिट करें। दैट्स इट। सो ये है आज का सारा ट्यूटोरियल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट अभी तक हमने कवर नहीं किया कि अगर हमने यही प्रोजेक्ट किसी दूसरे डेवलपर के हैंड ओवर करना है, कोलैबोरेटर बनाना है अगर हमने किसी को, तो वो हमारा ये प्रोजेक्ट अपने घर पे बैठे अपने सिस्टम पे कैसे एक्सेस कर पाएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप है हमने यहाँ आना है और एक मरतबा इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद मैं जाऊंगा सिंपल इस रिपोजिटरी की सेटिंग में, या ऊपर बटन देखा जा रहा है, इस सेटिंग पे जाऊंगा। इस सेटिंग पे जाने के बाद लेफ्ट साइड पे एक्सेस के ऑप्शन के नीचे हमें कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे कह रहा है कि अभी आपने कोई इनवाइट नहीं भेजा हुआ, किसी को आपने ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ इसको ऐड पीपल कर दूंगा। अब मुझे कह रहा है कि आप
पीपल फाइंड करें, तो मैं यहाँ से कहता हूँ ईमेल के थ्रू मैं पीपल्स को फाइंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ब्लर करनी पड़ेंगी मुझे। देन यहाँ पे मैं ईमेल जैसे सेलेक्ट कर लूँगा तो मुझे कह रहा है कि इस ईमेल पे आप जो है इनवाइट भेजें, तो मैंने इसे ऐड कर दिया। देन अभी उसको इनवाइट चली गई है, यहाँ स्टेटस लिखा आ रहा है पेंडिंग इनवाइट। अब मिसाल के तौर पे मैं उस ईमेल से ओपन कर लेता हूँ अपना जीमेल को, और मैं जैसे ही अपने इनबॉक्स में आता हूँ तो मुझे उसी यूज़र नेम से बाकायदा उसकी प्रोफाइल पिक्चर के साथ यहाँ पे एक इनविटेशन देखने को मिल रहा है, जिस पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा गेटअप अकाउंट खुल जाएगा। अब यहाँ पे जो मेरा गेटअप अकाउंट है ये मेरा कोई और गेटअप अकाउंट है, ठीक है, ये वो नहीं है। तो मैंने यहाँ क्या किया, एक्सेप्ट इनविटेशन कर दिया। एक्सेप्ट इनविटेशन करने के बाद क्या हुआ भाई, यहाँ पे मैं आया, मैं तो रिपोजिटरी में एंटर हो गया, मुझे तो दिखने लगी सारी फाइल्स, मुझे तो एक्सेस मिल गया। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। अभी इस फोल्डर को मैं फिलहाल के लिए विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर से मैं ऑफ कर देता हूँ, उसको मैं क्लोज फोल्डर करते हैं, सिंपल विजुअल स्टूडियो कोड है, और इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी मिनिमाइज करते हैं। अब मैं एक न्यू यूज़र हूँ, जैसे इनवाइट किया गया, मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ लिख दूंगा, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका मैं नाम रख दूंगा रिपोज। तो सिंपल रिपोज का फोल्डर यहाँ बनाने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस रिपोजिटरी को अपने पास क्लोन कर लूँ अपने फोल्डर में, ताकि मैं उसमें लाइव चेंजेस कर सकूँ और फिर उसे कमिट कर सकूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बनाया रिपोज का। देन मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे मैं गिट बैश हेयर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि अभी हमारी मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, गिट क्लोन लिख के अपना जो यूआरएल है वो ऐड कर देना, https://github.com देन स्लैश और फिर हमारा यूजर नेम जो कि उस आईडी का है जिससे हमें इनवाइट आई है, और यहाँ पे मैं रिपोजिटरी का नाम लिख दूंगा और लास्ट में डॉट गेट लगा के जैसे मैं एंटर करता हूँ तो अभी मुझे ऑथेंटिकेट करेगा कि आप गिट रिपोजिटरी को क्लोन तो कर रहे हैं, बट आप कौन सी आईडी से कर रहे हैं, आप कौन है मुझे बताएं। तो मैं यहाँ पे साइन इन विद अ कोड करूंगा, देन इस लिंक को ओपन करने के ब्राउजर में। तो अभी ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ रही है जिस प्रोफाइल पे मुझे इनवाइट आया है। तो अब ये मुझे कह रहा है कि आपको जो कोड सामने दिख रहा है वो मुझे यहाँ पेस्ट कर दो, तो मैंने उसको यहाँ पेस्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, देन ऑथराइज कर देना यहाँ से, और ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन। अब इसने मुझे ऑथेंटिकेट कर लिया, अब ये मुझे उस रिपोजिटरी को क्लोन करने की परमिशन दे देगा। तो जैसे ही हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास रिपोजिटरी क्लोन हो गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो रिपोज का फोल्डर है डेस्कटॉप पे उसमें कुछ आया है या नहीं आया। बट सिंपल यहाँ हमें तो readme.md शो कर रहा है। तो मैं यहाँ से cd करता हूँ क्रिस्पी फोल्डर में, देन मैं आता हूँ तो यहाँ देखें डिफॉल्ट मेन ब्रांच सिलेक्टेड है। तो फिर हमने यहाँ अपनी जो कमांड है, जो ब्रांच है उसे हमने चेंज करना है, तो मैं यहाँ कर दूंगा हमारी मास्टर ब्रांच। सो जैसे ही हम मास्टर पे स्विच करते हैं और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ देखें मेरा वो सेम फोल्डर मुझे एक्सेस मिल चुका है उसका, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से cmd करके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसको मैंने यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया और मैं आया, मैंने कहा कि यार ये स्क्रिप्ट में मज़ा नहीं आ रहा, इसको हेलो वर्ल्ड क्यों किया हुआ है, इसको आप index.html ही रखो, वेलकम गिटहब ही कह दो। यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, मिसाल के तौर पे मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से एक पैराग्राफ ऐड कर दिया, यहाँ से इंटरप्रेटर ठीक कर लेते हैं हम। मैं एज अ सेकंड यूजर इस पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे डमी पैराग्राफ ले दिया 10 का, दैट्स इट। अब क्या हो रहा है कि जिन जिन फाइल्स में भी मैंने काम किया है उसके आगे m लिखा रहा है, दैट मीन्स ये फाइल्स मॉडिफाई हो चुकी है, बट अभी तक मैंने इनको ऐड नहीं किया। अब मिसाल के तौर पे मेरा काम हो गया है, मैंने आज के लिए सिर्फ इतना ही करना था, तो मैं सिंपल यहाँ सेव करूंगा और इसे क्रॉस कर दूंगा, इसे भी बंद कर देंगे, इसे भी बंद कर देंगे, इसे भी बंद कर देंगे, ठीक है। अब मुझे जाते जाते क्या करना है कि जो मैंने काम किया है वो हमारी लाइव रिपोजिटरी पे यानी कि इस जगह पे सेव हो जाए। कहाँ पे? इस जगह पे सेव हो जाए, ठीक है। मास्टर ब्रांच पे जाते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम जाते हैं अभी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है, स्टेप 2 मेक चेंजेस एंड ऐड देम टू स्टेज एरिया। चेंजेस करने के बाद आप उसे स्टेज एरिया में ऐड कर दें। सिंपल वही कमांड लगानी है जो हमने पहले लगाई थी, तो ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं। इस पर राइट क्लिक करते हैं, बल्कि इस पर राइट क्लिक नहीं करेंगे, हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करके इसको हम बैश में ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमारी मास्टर ब्रांच सिलेक्टेड है। मेक श्योर रखना है आपने कि मास्टर के अंदर ही चेंजेस करनी है आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेट एड डॉट, तो सारी फाइल्स ऐड हो गई। देन उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है कि कमेंट भी कर दो एक, जब चेंज कर दिया है तो मैं यहाँ पे गेट कमिट करके
-m और या एक मैसेज छोड़ दूंगा जिसमें मैं लिख दूंगा कि स्क्रिप्ट और HTML चेंज्ड। ठीक है, तो ये मैंने एक कमेंट कर दिया और सिंपल मैंने यहाँ एंटर कर दिया। अब ये मुझे कह रहा है कि आपने 2 फाइल्स को चेंज किया है, उसमें आपने 2 इंसर्टेशन किए हैं और एक डिलीशन की है आपने। मैंने कहा ओके। अब कह रहा है कि गेट पुश भी कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख के गेट पुश कर दूंगा जैसे ही, तो मेरा सारा डेटा हमारी रिपोजिटरी पे, इस यूआरएल पे, इस रिपोजिटरी पे अपडेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो रिपोजिटरी हमारी अपलोडेड है, यानी कि ये वाली, यहाँ पे वो चेंजेस जो दूसरे यूजर की तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई चेंज हुआ है या नहीं। तो मैं index.html में जाऊंगा, यहाँ देखूंगा कि यस, यहाँ तो पैराग्राफ लग चुका है। स्क्रिप्ट में आऊंगा तो यहाँ मैं देखूंगा ओके, सो यहाँ यूजर ने ये चीज उठा के यहाँ से index.html में ऐड कर दी है। देन मैं यहाँ पे हिस्ट्री देखना चाहूँ तो मैं हिस्ट्री देख सकता हूँ कि इनिशियल कमेंट मैंने किया था और यहाँ पे अब पता चल रहा है कि कहाँ कहाँ चेंज हुआ है। तो उसने कहा कि इस लाइन को उसने प्लस किया है, इस वाली को उसने डिलीट करके इस वाली को प्लस कर दिया। सो दैट्स इट, ये है हमारा गिटहब। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ, डेवलपर्स के साथ कनेक्ट होके कोलैबोरेशन कर सकते हैं, लाइव चेंजेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो का मकसद ये था कि आपको समझाया जाए और पढ़ाया जाए कि गिटहब किस तरह से काम करता है और आपको इसे एज अ प्रोफेशनल वे किस तरह से यूज करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।